प्यारे बच्चों, हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं। इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार और 3 वर्ग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसमें यूरोप महाद्वीप में जो संस्कृतियां में बदलाव आया उनके बारे में वर्णन है। आधुनिक युग को प्रस्तुत करने वाले 2 मुख्य तत्व जो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन है। यूरोप महाद्वीप के मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता है। इसमें पुनर्जागरण जो शब्द है वो रिनेसा का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है पुनर्जागरण, पुनर्जन्म, जिसमें यूरोप महाद्वीप मध्यकाल के अंधकार युग से निकलकर आधुनिक युग के में सांस लेने लगा। और इसमें कुछ आधुनिक विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें कुछ प्रमुख नाम हैं दांते, जानहंस, हार्वे इत्यादि। आगे दूसरा तत्व है धर्म सुधार आंदोलन। इसमें जर्मनी के मार्टिन लूथर ने, प्यारे बच्चों, जो कैथोलिक धर्म प्रचलित धर्म था उसमें अनेक बुराइयां आ गई थी। उसके रीति रिवाजों में चर्च बहुत हैवी हो गया था, बहुत उसके अधिकारों का वो जनता के ऊपर प्रयोग करने लगा था। तो जर्मनी के मार्टिन लूथर ने नए प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से नया धर्म चलाया। और उसमें जो प्रचलित जो धर्म था उसके जो पुराने रीति रिवाज थे जो समाज के अनुकूल नहीं थे उनका विरोध किया। और लोग जो थे वो इस नए धर्म की तरफ आकर्षित होने लगे। और इस प्रकार से जो ईसाई धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म। अब कैथोलिक धर्म में बहुत सारी बुराइयों में से कुछ ऐसे है कि राजा भी इनकी शक्तियों को कम करना चाहते थे। चर्च का जो पोप है वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। वो दूसरे चर्चों में भी अपने चर्च नियुक्त करता था। व्यापारी वर्ग इनसे परेशान था, जनता इनसे परेशान थी, क्योंकि ये कर वसूल कर सकते थे उस समय। और जो नए राजा आए उन्होंने भी इनकी शक्तियों पर लगाम लगाने की कोशिश की। तो इसलिए किसान वर्ग जो था वो भी इनसे परेशान था। किसान वर्ग ने भी इनका जो था विरोध किया, कई आंदोलन किए। तो इस प्रकार से प्रोटेस्टेंट धर्म की तरफ ज़्यादा लोग आकर्षित हो गए और जिससे सामाजिक परिवर्तन आया, समाज में काफ़ी सुधार हुआ। तो इस प्रकार से पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन का यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उसमें कुछ जो सांस्कृतिक पुरानी रीति रिवाज थी, परंपराएं थी, वो बदल गए इस प्रकार से। तो ये जो चैप्टर है ये बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं इस प्रकार से है। अब आगे कि 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृतियों के किन तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूनानी और रोमन संस्कृति के धार्मिक, साहित्यिक तथा कलात्मक तत्वों को पुनर्जीवित किया गया। इस काल पुनर्जागरण काल की इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला की विशिष्टताओं की तुलना कीजिए। इटली तथा इस्लामी वास्तुकला दोनों में ही भव्य भवनों का निर्माण किया गया। इस्लामी वास्तुकला में विशाल मस्जिदें बनी तो इटली में भव्य कैथेड्रल तथा मठ बनाए गए। इन भवनों की सजावट की ओर विशेष ध्यान दिया गया।
मेहराब तथा स्तंभ इन भवनों की मुख्य विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन, मानववादी विचारों का अनुभव सबसे पहले इतालवी शहरों में क्यों हुआ? रोम तथा यूनानी विद्वानों ने कई क्लासिक ग्रंथ लिखे, परंतु शिक्षा के प्रसार के अभाव में इन गूढ़ ग्रंथों को पढ़ना संभव नहीं था। परंतु 13वीं और 14वीं शताब्दी में इटली में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ इन ग्रंथों का अनुवाद भी हुआ। इन्हीं ग्रंथों पर इन पर लिखी गई टिप्पणियों ने इटली के लोगों को मानवतावादी विचारों से परिचित करवाया। इटली में ही सर्वप्रथम विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में मानवतावादी विषय पढ़ाए जाने लगे। इन विषयों में प्राकृतिक विज्ञान, मानव शरीर, रचना विज्ञान, औषधि, गणित आदि विषय भी शामिल थे। इन विषयों ने लोगों की सोच को मानव और उसकी भौतिक सुख सुविधा पर केंद्रित किया। वेनिस और समकालीन फ्रांस में अच्छी सरकार के विचारों की तुलना कीजिए। वेनिस इटली का नगर था, यह गणराज्य था। यह चर्च तथा सामंतों के प्रभाव से लगभग मुक्त ही था। नगर के धनी व्यापारी तथा महाजन सरकार में सक्रिय भूमिका निभाते थे। नगर में नागरिकता के विचारों का तेजी से प्रसार हो रहा था। इसके विपरीत फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र स्थापित था, जहां जनसाधारण नागरिक अधिकारों से वंचित थे। मानवतावादी विचारों के क्या विलक्षण थे? मानव जीवन की धर्म के नियंत्रण से मुक्ति, मानव की भौतिक सुख सुविधाओं पर बल, मानव द्वारा संपत्ति तथा शक्ति का अधिग्रहण, मानव की गरिमा को बढ़ावा और मानव का आदर्श जीवन। अगला क्वेश्चन, किस 13वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार अलग लगा? इसका एक सुनिश्चित विवरण दीजिए। यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी। अब एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। नगर के लोग यह सोचने लगे थे कि गांव के लोगों से अधिक सभ्य है। धनी और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों तथा लेखकों के आश्रयदाता थे। मुद्रण के आविष्कार से लोगों को छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी। लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनान तथा रोम की प्राचीन दुनिया से करने लगे। अब यह माना जाने लगा था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया था। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को भी उलट दिया था कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। आगे कुछ अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या क्या है? इनके मुख्य स्रोत जो अमेरिका के अभिलेखागारों तथा संग्रहालय आदि में रखे हैं, उनमें मुद्रित पुस्तकें, मूर्तियाँ, वस्त्र आदि हैं। बर्कहार्ट ने 14वीं से 17वीं शताब्दी तक इटली में पनप रही मानवतावादी संस्कृति के बारे में क्या लिखा? बर्कहार्ट ने लिखा कि इटली में पनप रही मानवतावादी संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति को अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति आधुनिक था, जबकि मध्यकालीन मानव पर चर्च का नियंत्रण था। पश्चिमी रोमन साम्राज्य पतन के पश्चात इटली की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दशा कैसी थी? इसके पश्चात इटली के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया था। वहाँ कोई एकीकृत सरकार नहीं थी। रोम का पोप केवल अपने राज्य पर सार्वभौम था। समस्त यूरोप की राजनीति में वह इतना मजबूत नहीं था। 15वीं शताब्दी के आरंभ में किन लोगों को मानवतावादी कहा जाता था? 15वीं शताब्दी के आरंभ में उन अध्यापकों को मानवतावादी कहा जाता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास तथा नीति दर्शन आदि विषय पढ़ाते थे। प्राचीन रोमन तथा यूनानी लेखकों की रचना के गहन अध्ययन पर क्यों बल दिया गया?
प्राचीन रोमन एवं यूनानी सभ्यता को एक विशिष्ट सभ्यता माना गया। इन्हें बारीकी से समझने के लिए रोमन तथा यूनानी लेखकों की रचनाओं के गहन अध्ययन पर बल दिया गया। पेट्रार्क जैसे दार्शनिकों का मत है कि केवल धार्मिक शिक्षा से कुछ विशेष नहीं सीखा जा सकता है। मानववाद से क्या समझते हैं? मानववाद से अभिप्राय उस दृष्टिकोण से है जिसमें वर्तमान समस्याओं को महत्व दिया जाता है। पुनर्जागरण काल के साहित्यकार और कलाकारों ने मानव के वर्तमान में विशेष रुचि ली, इसलिए उस साहित्य को मानवीय की भी कहा जाता है। पुनर्जागरण को आधुनिक युग का आरंभ क्यों समझा जाता है? इसमें एक तो नवीन वैज्ञानिक आविष्कार हुए, नए कला तथा साहित्य के क्षेत्र में नए विचारधारा का उदय हुआ। इस युग में पुरानी मध्यकालीन रूढ़िवादी जो परंपरा थी वो भी समाप्त होने लगी थी। लगभग मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो गए थे। आधुनिक युग कब आरंभ हुआ और इस युग को लाने में किन बातों ने सहायता की? सामंती व्यवस्था विघटन के साथ ही आधुनिक युग का आरंभ हुआ। 4 बातों ने आधुनिक युग में सहायता की: व्यापार का विकास, नगरों का जन्म, समाज में मध्य वर्ग का उदय तथा रिनेसा। भौगोलिक खोज ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रिनेसा अथवा पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है? 15वीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण आया जिसे रिनेसा कहते हैं। यूरोप के से अज्ञान के लंबे अंधकार युग के बाद ज्ञान का एक नया आंदोलन आरंभ हुआ। यूरोप के लोगों के मन में यूरोप की प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति के प्रति फिर से रुचि उत्पन्न हो गई। यूरोपीय लोगों के जीवन पर धर्म युद्धों के 2 अच्छे प्रभाव। इन युद्धों से भौगोलिक खोजों के ज्ञान का विस्तार हुआ। यूरोपवासी इस्लामी जगत के संपर्क में आए। उन्होंने इस्लामी जगत की कला एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान को अपनाया। पुनर्जागरण की 3 विशेषताएं। इटली के नगर पुनर्जागरण के प्रथम केंद्र थे। नवीन कला शैली का जन्म हुआ और वास्तुकला और साहित्य का भी विकास हुआ। यूरोप में हुए पुनर्जागरण के कोई 2 प्रभाव। पुनर्जागरण के कारण लोगों के जीवन में नए विचार, भावना और मान्यताओं के उदय से अंधविश्वासों का अंत हो गया। लोगों में मानववाद का प्रचार हुआ। फलस्वरूप मनुष्य साहित्यिक रचनाओं और कला कृतियों का मुख्य विषय बन गया। तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में इतना ही। आपने ये क्वेश्चन कॉपी पर अपनी लिखना है, नोटबुक पर, और याद भी करने हैं ताकि 21 दिसंबर से होने वाले एग्ज़ामों में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सको। धन्यवाद।